हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ IS UPSC ऑप्शनल चैनल। मेरा नाम है ऋषभ एंड आई एम इकोनॉमिक्स ऑप्शनल फैकल्टी इन स्टडी IQ। ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे पिछली बात को आगे बढ़ाते हुए। वी हैव टॉक्ड अबाउट लैंड रिफॉर्म्स, व्हाट वर लैंड रिफॉर्म्स। टुडे वी विल डू अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन कि लैंड रिफॉर्म्स कितने सक्सेसफुल रहे या वो फेल रहे। ठीक है, वो दूसरी तरफ ही ज़्यादा रहे, बट उसका इवैल्यूएशन करके देखते हैं कि क्यों रहे, वो सक्सेस हुआ तो क्यों हुआ या फेलियर हुआ तो क्यों हुआ। सो लेट्स टॉक अबाउट एवैल्यूएशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स दैट वर डन इन इंडिया। ठीक है, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग देखते हैं। ओके, अ न्यू बैच इज स्टार्टिंग। सो द प्रॉब्लम विथ लैंड रिफॉर्म्स वर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम है क्या थी कि लैंड रिकॉर्ड्स नहीं थे। मोस्ट ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट वहाँ लैंड रिकॉर्ड नहीं थे, तो सरकार के पास बैकवर्ड इश्यूज आ रहे थे फ्रॉम द ब्रिटिश राज पीरियड, पहली प्रॉब्लम। और दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अपैथी। वो क्या है, इन्हीं को हम डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लैंड रिकॉर्ड्स वर मिसिंग इज द फर्स्ट प्रॉब्लम इन रीजन्स ऑफ, स्पेशली इन द रीजन्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, अब भाई परमानेंट सेटलमेंट का रीज़न है तो क्या है, ज़मींदार आर ओनर्स ऑफ द लैंड। ज़मींदार हमारे ओनर है, बट इसका कोई पेपर वर्क नहीं मिलता था लैंड रिकॉर्ड का कि कितनी ज़मीन उस ज़मींदार की है। बस ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि ये पूरा गांव तुम्हारा है, यहाँ से तुम टैक्स रेवेन्यू ले आके मेरे तक पहुँचाओ, यू ओन दिस विलेज। अब ये विलेज की डेफिनेशन या लैंड पार्सल पूल की डेफिनेशन, कितना लैंड पार्सल उस ज़मींदार का ये सब नहीं पता, या कितना किसी छोटे फार्मर का है या बड़े फार्मर का है या शेयर क्रॉपर का है या टेनेंट का है, ये कुछ डिफाइंड नहीं था। तो पुअर लैंड रिकॉर्ड्स, ठीक है, पुअर लैंड रिकॉर्ड्स वर वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स व्हाई लैंड रिफॉर्म्स फेल्ड टू अचीव व्हाट दे इंटेंडेड टू अचीव। ठीक है, क्योंकि लैंड रिकॉर्ड नहीं है, लैंड रिकॉर्ड नहीं है तो रिफॉर्म्स करेंगे किस पे, कौन सा लैंड को सील करेंगे, सीलिंग किस पे लगाएंगे, कौन सी ऐसी लैंड है तो ज़मींदार की है या कौन सी ऐसी लैंड है तो ज़मींदार की नहीं है, किसी छोटे फार्मर की, हाउ विल यू नो। ठीक है, ज़मींदार विल से दैट दिस लैंड, जैसे मान लो इतना बड़ा लैंड पार्सल है, ठीक है, कह दे कि ये वाली एक फार्मर की है, दूसरे की है, तीसरे की है, चौथे की है, और सब हमारे टेनेंट फार्मर है टेनेंट फार्मर, बट ज़मींदार क्या दिखा रहा है कि ये ज़मीन उन्हीं की है। ठीक है, और बाद में वापस ले ले उन लोग से ज़मीन, वॉलेंट्री ट्रांसफ़र दैट वर डन बाय द टेनेंट्स। क्यों? क्योंकि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, ज़मींदार। लैंड रिकॉर्ड्स, पुअर लैंड रिकॉर्ड्स लेड टू वन ऑफ द मेजर फेलियर्स ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। पॉइंट नंबर 2, द लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। अब लेजिस्लेटिव इश्यूज क्या है, द एम्बिग्विटी in law and administrative nexus with feudal lords। अब इन दो पॉइंट का मतलब क्या है। पहला ये कि कई सारी ऐसी डेफिनेशंस थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये लॉ बनाती थी। ठीक है, लॉ वाज मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेट भी करती थी, देयर वर सम डिलेज बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर ऑफ द सेम पार्टी, स्टिल स्टेट गवर्नमेंट ऐसे लॉज बनाने में डरती थी या हिचकिचाती थी जिनसे ये फ्यूडल लॉर्ड्स को नुकसान हो। ऐसा क्यों होता था, सोचो, क्योंकि द लीडर्स और द पीपल हु वर इन एडमिनिस्ट्रेशन वर द लीडर्स हु वर ऑलरेडी वेल ऑफ, जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, बैकिंग है उनके गांव के समाज की, वही लोग ऊपर उठ के लीडर बन रहे थे। तो द पीपल हु वर मेकिंग रूल्स वर ऑलरेडी द बेनिफैक्टर्स ऑफ दिस फ्यूडलिज्म और फ्यूडल सिस्टम और ज़मींदारी सिस्टम। सो खुद सोच के देखो कि अपने ही खिलाफ रूल बनाना या अपने ही एक तरह से फैमिलीज़ या रिलेटिव्स के खिलाफ एक तरह से ही रूल बनाना पड़ता है आपको, इफ़ यू आर मेकिंग स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर लैंड रिफॉर्म्स। लैंड सीलिंग मतलब खुद का ही आपको ज़मीन वापस करना पड़ेगा, ज़्यादा है आपके पास तो। अगर आप ज़मींदार हैं तो आपको अपनी ज़मींदारी छोड़नी होगी और लोगों को उनके ज़मीन को वापस करना होगा। बट वही ज़मीन के आपके पास कागज़ है नहीं लोगों के, तो उसका आप फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है,
डिलेज हैं स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लॉ ही नहीं पास कर रही है तो उसमें इतने लूपहोल्स डाल रही है वर्ड्स के, वो हम लोग आगे देखेंगे। वर्ड्स के लूपहोल इतने ज़्यादा हैं कि उसका फ़ायदा उठा के किसी को नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक, किसी को नुकसान का मतलब जिसका लैंड है उसके पास ही है घूम फिर के। नाउ द एम्बिग्विटी इन लॉ, वी विल टॉक अबाउट इट हियर। द मेजर लूपहोल, द एम्बिग्विटी इन डेफिनेशन, अ मेजर लूपहोल। ठीक है, अब फैमिली मेंबर्स या फैमिली रिलेटिव्स, ठीक है, वर अलाउड टू डू व्हाट, पर्सनल लेबर। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ फैमिली लेबर, और फैमिली रिलेटिव वॉज एब्सेंट। ठीक है, यानी फ्रॉम ब्लड रिलेटिव टू एनी टेनेंट फार्मर हु इज वर्किंग फॉर मोर देन 3 years, एनी टेनेंट फार्मर वर्किंग फॉर मोर देन 3 years कैन बी कंसिडर्ड योर फैमिली। तो इसका फायदा कैसे उठाए, जैसे मान लो इतनी बड़ी लैंड है आपके पास, लैंड सीलिंग का लॉ आ गया कि इससे ज़्यादा बड़ा आप लैंड नहीं रख सकते अपने 25% से ज़्यादा। तो व्हाट विल यू डू विथ ऑल दिस लैंड, क्या करोगे, अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में बांटना शुरू कर दिया लोगों ने। वाई, बिकॉज ये पर्सनल लेबर और फैमिली रिलेटिव दोनों की कंडीशन नहीं पता थी। तो उससे हुआ क्या, मान लो अपने सन को दे दिया, फादर को दे दिया, बुआ को दे दिया, बुआ के लड़के को दे दिया, इवन अपने टेनेंट को दे दिया जो पुराना है, बाद में उससे वापस ले लिया। कागज़ पे ये दिखा दिया कि देखो ये तो मैंने टेनेंट को ट्रांसफ़र कर दिया है, बट एक्चुअल ओनरशिप रिमेन्ड विद द लैंड ओनर। ठीक है, तो ये मेजर लूप होल था, बिकॉज देयर वॉज नो करेक्ट डेफिनेशन ऑफ फैमिली रिलेटिव डिलिबरेटली लेफ्ट इन द स्टेट लॉ सिस्टम। पर्सनल लेबर, यानी आप अगर खुद से फार्मिंग कर रहे हैं तब आप इतना बड़ा लैंड रख सकते हैं। यू कांट हैव मोर नंबर ऑफ टेनेंट्स या शेयर क्रॉपर। तो पर्सनल लेबर का लॉ का क्लॉज में भी ये नहीं डिफाइन किया गया पर्सनल लेबर है क्या, किसका पर्सनल लेबर, क्या सिर्फ आपका पर्सनल लेबर या आपके फैमिली का पर्सनल लेबर। और चूंकि फैमिली को भी डिफाइन नहीं किया गया था तो टेनेंट्स वर ऑलरेडी वर्किंग देयर और भी काम कर रहे थे, तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं। जो चेंज लाना चाहते थे वो हुआ ही नहीं। क्यों, बिकॉज फैमिली डेफिनेशन वॉज नॉट डिफाइंड। नाउ टेनेंट वर्सेस शेयर क्रॉपर। तो याद हो जो हम लोग टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात किए थे, टेनेंसी रिफॉर्म्स कौन कौन से रिफॉर्म्स थे ये, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, यानी टेन्योर सिक्योरिटी, अचानक से कोई बाहर ना निकाल दे। रेंट रेगुलराइजेशन, ये टेनेंट को कुछ रेंट देना होता होगा, ये तो रेंटर है तो रेंट देना होगा कुछ, तो कितना रेंट देना है उसकी कैपिंग होनी चाहिए। जैसे पहले ब्रिटिशर्स को तो 80% तक रेंट देना पड़ रहा है, 75% तक देना पड़ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक अपर लिमिट लगाई 25%। बट स्टेट लॉज ने क्या किया, अपर लिमिट को क्रॉस करके 40% तक भी, स्पेशली पंजाब में 40% तक रेंट देना अलाउ किया टू दिस टेनेंट। टेन्योर सिक्योरिटी की हमने बात की कि अचानक से ना निकाला जाए, ठीक। और ओनरशिप ट्रांसफ़र की भी बात होती है इसमें। ओनरशिप ट्रांसफ़र, इफ़ अ टेनेंट हैज़ वर्क फॉर मोर देन 12 years, क्योंकि ये लॉ सिर्फ केरला के आसपास या 1-2 जगह ही आया, केरला, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तो वहाँ पे जनरली 12 साल तक अगर कोई काम कर रहा था तो वो उसके पास ओनरशिप ट्रांसफ़र हो सकता था टेनेंट के पास। बट टेनेंट वाली डेफिनेशन में शेयर क्रॉपर्स नहीं आते थे, तो टेनेंट्स यूज टू पे रेंट, ठीक है, बट शेयर क्रॉपर यूज टू पे a part, especially 50% of their produce। तो इस डेफिनेशन में, टेनेंसी रिफॉर्म्स की डेफिनेशन में शेयर क्रॉपर्स को टेनेंट्स माना ही नहीं गया, ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो शेयर क्रॉपिंग पे काम कर रहे थे, ठीक है, भले वो टेनेंट हो, तो इसका भी ये लूपहोल का फ़ायदा भी उठाया कि शेयर क्रॉपर की डेफिनेशन में डाल दिए, दिखाया ही नहीं कि टेनेंट है। टेनेंट होते तब तो उसको कुछ देते, 12 साल काम किया तब तो देते। और दूसरी चीज़ क्या करे कि जैसे मान लो कि इतना बड़ा लैंड पार्सल है और इसकी मान लो 4, यहाँ पे एक टेनेंट काम कर रहा है, यहाँ दूसरा टेनेंट काम कर रहा है, यहाँ तीसरा टेनेंट काम कर रहा है, यहाँ चौथा कर रहा है। अगर एक टेनेंट एक जगह मोर देन 12 years तक करता, इवन केरला में भी, तभी तो आप उसको लैंड ट्रांसफ़र करते। तो इसका ट्रांसफ़र करना शुरू किया,
एक जगह से दूसरी जगह 1 साल 2 साल पे, सो दैट नो वन टेनेंट इज गोइंग टू डू फार्मिंग ऑन अ सिंगल प्लेस। जगह बदलनी शुरू कर दी कि कभी 12 साल ऐसे पूरे ही ना हो। अगेन अ लूप होल, ठीक है, ओनरशिप ट्रांसफर का लूप होल। ठीक, लैंड सीलिंग में तीसरी प्रॉब्लम क्या थी, दैट मोस्ट ऑफ क्रॉप्स वर एग्जेम्प्टेड। और इससे क्या हुआ मालूम है, ओनली 2% ऑफ टोटल लैंड वॉज एलिजिबल फॉर दिस टेनेंसी रिफॉर्म्स। सिर्फ ये 2% लैंड था टोटल आपके सोन एरिया का जिसको आप टेनेंसी रिफॉर्म्स के अंडर लैंड सीलिंग रिफॉर्म्स के अंदर काम कर सकते थे। ठीक है, लैंड सीलिंग रिफॉर्म के अंदर जिसके ऊपर आप लैंड सीलिंग लगा सकते थे। ये प्रॉब्लम थी, डेफिनेशन की प्रॉब्लम्स। ठीक, ओके, नाउ और एक प्रॉब्लम बताते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ ओरल टेनेंसी। ओरल टेनेंसी मीन्स देयर वॉज नो फॉर्मल पेपर। जैसे आप रेंट पे रहने जाते हैं तो यू साइन अ रेंट एग्रीमेंट, जनरली बड़े शहरों में, छोटे शहरों में नहीं होता है। ओरली आप जाते हैं, अपने लैंडलॉर्ड से बात करते हैं, बातचीत हो गई, हाँ ठीक है आप मेरा घर ले लीजिए रेंट पे, आप रहने लगते हैं। देयर इज़ नो पेपर वर्क। वही काम यहाँ भी था। ओरल टेनेंसी में नो फॉर्मल पेपर्स वर देयर। अब फॉर्मल पेपर नहीं है तो मान लो कोई अधिकारी छापा मारने आएगा भी तो क्या होता था, दैट वी विल से ही इज़ नॉट माई टेनेंट, ये हमसे मिलने आया हुआ है, और वी विल फायर टेनेंट्स एट विल। वाई? बिकॉज देयर वॉज नो फॉर्मल पेपर। और अगर नियम ये बना है कि सर्टेन लिमिट ऑफ लैंड तक आपको तभी रखने दिया जाएगा जब आप खुद का पर्सनल लेबर कर रहे होंगे। इफ़ यू आर यूजिंग अ टेनेंट, ठीक है, देन आपसे ये लैंड उठा लिया जाएगा वापस और ज़्यादा छोटा एरिया दिया जाएगा, उतना जितना पर्सनल लेबर के तहत काम कर सके उतना। तो लोग क्या करें, मतलब ज़मींदार क्या करेंगे, सबसे पहले फायर करेंगे अपने टेनेंट्स को। फिर टेनेंट्स को प्रॉब्लम में आएंगे, उनके पास पैसे नहीं है तो कहेंगे ठीक है आप ओरली बस मैं आपके यहाँ काम कर दूंगा, मेरे को जो आप देना चाहें दे दीजिए, नहीं देना चाहें मत दीजिए। पर्सनल लेबर के डेफिनेशन में चला गया वो। ये दिखा दिया कि भाई 3 साल से ज़्यादा काम कर रहा है, एक तरह से मेरा फैमिली मेम्बर है, या टेनेंट्स के ऊपर ये वाला लैंड ट्रांसफ़र कर दिया, लैंड ट्रांसफ़र कर दिया और पेपर में ये दिखा दिया कि भाई ये तो मेरे टेनेंट का लैंड है, ये इस पर मेरा कोई राइट नहीं है। एंड इन द मीन टाइम आफ्टर ऑल दिस इज़ डन, अ वॉलेंट्री, ये दिखाया कि माई टेनेंट वॉलेंट्री ट्रांसफर्ड द लैंड बैक। सो अगेन अ फेलियर ऑफ द सिस्टम, द फेलियर ऑफ डेफिनेशंस। ठीक है, बिकॉज जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक, उसने अपना पहले लैंड ट्रांसफ़र किया अपने टेनेंट को, ये दिखा दिया पेपर में कि ये लैंड तो मेरा है ही नहीं, ये तो मेरे टेनेंट का है। बाद में इसी टेनेंट से वापस ले लिया ये बोल के कि ये तो वॉलंटरली मुझे वापस कर रहा है। सो दिस इज़ ऑल दैट वॉज बीइंग डन, एंड दैट्स वाई लैंड रिफॉर्म्स, although very generous in nature, having good intentions, but it failed in its impact. Okay, so ये है हमारा आज का evaluation of land reforms. We will meet again in some such discussions again. Thank you everyone for joining, and like, share, subscribe to this. अगर आपकी कोई query है तो do write in the comment section. We will meet again with another such topic.